बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी में एक नया चैप्टर 7, जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, मतलब नेशनल इकोनॉमी की जीवन रेखा। क्या है हमारे नेशनल इकोनॉमी की जीवन रेखा? देखो, हम अलग अलग तरह के मटेरियल सर्विसेज यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। इनमें से कुछ है जो अवेलेबल हैं, हमको हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं। बाकी कई चीज़ें हमें दूसरी जगहों से लानी पड़ती हैं। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सर्विसें जो ऐसी होती हैं जो भाई समझो मुझे कोई सर्विस चाहिए, अब वो ज़रूरी नहीं है कि भाई जहाँ मुझे चाहिए वो सर्विस मुझे मिले। तो इसीलिए जो मतलब सर्विस, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो उसी के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड उत्पन्न होती है। मतलब मुझे ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए, क्यों मुझे कार चाहिए, क्यों मुझे साइकिल चाहिए, क्यों मुझे इको चाहिए या क्यों ट्रक चाहिए। क्यों चाहिए? द मूवमेंट, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? The movement of goods and services from supply locations to demand location necessitates the need for transport. कुछ लोग ये जो मूवमेंट्स होते हैं, मतलब ये जो सारे ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट्स होते हैं, वो कुछ लोग इनको चलाते हैं। These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportation. मतलब ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं उसे ट्रेडर्स कहा जाता है। अगर आप कहना चाहो कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की स्पीड किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की स्पीड डिपेंडेंट है वहाँ जो प्रोड्यूस होते हैं गुड्स और सर्विसेज और उनके मूवमेंट पे। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन और उनके मूवमेंट पे। इसीलिए जो इफ़िशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं आर प्री रिक्विजिट फॉर पास्ट डेवलपमेंट। इसलिए जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो इफ़िशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट, मतलब जो अगर आप चाहते हो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इफ़िशिएंट हो, वो मतलब फास्ट डेवलपमेंट चाहते हो तो आपका जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इफ़िशिएंट होना चाहिए। Movement of these goods and services can be over 3 important domains of our earth, that is land, water, air. अगर आप चाहते हो कि गुड्स और सर्विसेज मूव करें, कहाँ कहाँ मूव करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज? लैंड, वाटर और एयर में। इन गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट होता है, 3 मेन डोमेन्स होते हैं, मतलब मेन 3 साधन होते हैं जहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर। इन्हीं पे बेस है हमारा ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासीफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 में क्लासीफाई होता है, लैंड, वाटर और एयर में। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। बहुत लंबे समय तक ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कुछ ही स्पेस तक रिस्ट्रिक्टेड थे, पर जैसे ही डेवलपमेंट हुआ साइंस में, टेक्नोलॉजी में, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपांडेड फार एंड वाइड। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एक्सपांडेड फार एंड वाइड, मतलब दूर दूर तक फैलने लगा। आज जो दुनिया है वो एक बड़े विलेज में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा इफ़िशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट ये अचीव करने में कैसे मतलब कारगर रहा है, कैसे अचीव कर पाया है ट्रांसपोर्ट? मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से, जो डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी वजह से। इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड है वो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो इंडिया है आज वो पूरे जो वर्ल्ड है उससे लिंक्ड है, भले ही उसकी इतनी ज़्यादा वास्ट साइज है, डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चरल प्लूरैलिटी, मतलब हमारी बोली अलग है, हमारे लहजे अलग हैं, हमारे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो भी हम लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया से।
Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema, internet have been contributing to its socio-economic progress in many ways. So ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इंडिया की तरक्की में बहुत ज़्यादा इन सब का हाथ है, ठीक है। किन किन का? रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड इंटरनेट, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग है, मतलब जो लोकल लेवल की ट्रेडिंग है, इंटरनेशनल लेवल की ट्रेडिंग है, उसने हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ किया है, सपोर्ट किया है। इसी ट्रेडिंग की वजह से जो हमारी लाइफ है वो ज़्यादा एनरिच हुई है, ज़्यादा हमारी लाइफ खुशहाल हुई है। और जो हमको सब एमिनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, इस ट्रेडिंग का ही नतीजा है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं मिलती हों पर वो फॉरेन से आती हैं और वो हमें हासिल होती हैं। सो ट्रेडिंग की वजह से है, ट्रांसपोर्ट की वजह से है, ठीक है। सो इस चैप्टर में आप देखोगे कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं, जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं, कैसे वो हमारी नेशन की लाइफलाइन बन गए हैं, ठीक है। सो हमारे नेशन की लाइफलाइन बन गए हैं, हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन बन गए हैं। सो इसीलिए अगर हम देखें तो जो अगर नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का जो अगर इफ़िशिएंट हो तो वो एक प्री रिक्वायरमेंट है लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड के लिए, ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। सो जो मतलब एक नेटवर्क होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए, और लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड के लिए, ठीक है। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? 3 हमने पढ़े थे कि भाई लैंड, वाटर और एयर। सो लैंड में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। लैंड में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। वाटर में इनलैंड और ओवरसीज। फिर एयर में डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज, और डोमेस्टिक एयरवेज में पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट एयरलाइंस, ठीक है। फिर से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में 3 होते हैं, लैंड, वाटर और एयर। लैंड में ज़मीन पे रोड, रेलवे और पाइपलाइंस। वाटर में इनलैंड और ओवरसीज, और एयर में डोमेस्टिक एयरवे और इंटरनेशनल एयरवे। डोमेस्टिक एयरवे में पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस, ठीक है। लैंड, वाटर, एयर। लैंड में रोडवे, रेलवे, पाइपलाइंस, और वाटर में इनलैंड और ओवरसीज। एयर में डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज, ठीक है। लैंड, रोडवे, रेलवे, पाइपलाइंस। वाटर में इनलैंड, ओवरसीज। एयर में डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, और डोमेस्टिक में पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस, ठीक है। अब हम देखते हैं लैंड। सबसे पहले रोडवेज। लैंड में हम सबसे पहले रोडवेज डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इंडिया का सबसे बड़ा जो रोड का नेटवर्क है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरी दुनिया, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है, मतलब जो सबसे बड़े नेटवर्क्स हैं रोड के दुनिया में, उसमें से इंडिया का भी एक है। इंडिया में जो रोडवेज हैं वो रेलवे से भी आगे निकल गए हैं, ठीक है। मतलब रेलवे से अभी भी ऊपर माना जाता है रोडवेज को। तो रोड ट्रांसपोर्ट का रेल ट्रांसपोर्ट से क्यों इतना ज़्यादा एडवांटेज है, क्यों लोग अभी भी रोड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? कारण क्या है? द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट vis-a-vis रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स। क्यों है ऐसा? सो पहला है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस, ठीक है। जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है। अगर किसी को रेलवे सेटअप करनी है कहीं पे भी, सो रेलवे का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा कंपेयर टू रोड्स बनाना इज़ अ इकोनॉमिकल थिंग देन मेकिंग रेलवे ट्रैक्स एंड ऑल। सेकेंड, क्यों रोड बेटर है रेलवे से? सेकेंड कारण,
रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। मतलब रोड कैन ट्रैवर्स मतलब रोड ट्रैवल कर सकते हैं, अनड्यूलेटिंग मतलब भले उबड़ खाबड़ रास्ते, ऊंचे नीचे रास्ते आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। रोड्स कैन निगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रैवर्स माउंटेन सच एज द हिमालयाज। रोड्स क्या कर सकते हैं, मतलब जो स्लोप्स हैं वो वहाँ से भी वो ट्रैवल हो सकते हैं, और माउंटेन्स वगैरह से भी रोड्स आप मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। सो रोड्स कैन निगोशिएट हायर ग्रेडियंट एंड एज such can travel such as Himalayas. Road transport is economical in transportation of few persons and relative smaller amount of goods over short distances. अगर कुछ ही जनों को कहीं एक साथ जाना है तो रोड सस्ता भी पड़ता है, और अगर कम सामान हो, कम डिस्टेंस हो तो रोड ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। ठीक है। It also provides door to door service, thus cost of loading unloading is much lower. ठीक है। रोड की वजह से जो है रोड डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो लोडिंग की, सामान चढ़ाने की कॉस्ट, उतारने की कॉस्ट भी कम होती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। फीडर का मतलब एक लिंक के तौर पे काम करता है। जैसे सपोज कि कोई माल पहुंचाना है कि एक जगह से एक रेलवे प्लेटफॉर्म से दूसरे रेलवे प्लेटफॉर्म पे माल पहुंचाना है कोई, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रेलवे के थ्रू। सो रेलवे तक पहुंचाएगा क्या, पहले रोड से वहां पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है। सो फीडर की तरह काम करता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। सो बच्चों, अभी इंडिया में रोड का क्लासिफिकेशन कैसा है? सो इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस। इंडिया में जो रोड्स हैं वो क्लासीफाई हैं 6 क्लासेस में। 6 क्लासेस में रोड्स को क्लासीफाई किया। क्लासिफिकेशन है रोड्स का 6 में। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। फर्स्ट टाइप ऑफ रोड्स हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। सेकंड है नेशनल हाईवेज। ठीक है। थर्ड है स्टेट हाईवेज। फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। फिफ्थ है अदर रोड्स। ठीक है। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड्स। ठीक है। सो ये सारे कौन से हैं? टाइप्स ऑफ रोड्स। और पीछे एक और है बॉर्डर रोड्स। देयर आर 6 टाइप ऑफ रोड। देखो 6 तरह के रोड्स हैं। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, दूसरा नेशनल हाईवेज, तीसरा स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स और बॉर्डर रोड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या है। ठीक है। सो बॉर्डर रोड्स। ठीक है। सो इस तरह से ये 6 तरह के टाइप्स ऑफ रोड्स हैं। क्लासिफिकेशन है रोड्स का। सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या है? सो जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या है? ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज सो गवर्नमेंट ने एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब पास किया है, जिसमें कौन कौन से बड़ी सिटीज लिंक हो पा रही हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। ठीक है। सो 1 2 3 4 ये 4 सिटीज़, ये 4 मेगा सिटीज़, ये बड़ी सिटीज़ 4 लिंक हो पा रही हैं बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। ठीक है।
मतलब 6 लेन वाला सुपर हाईवेज है, ये इन 4 सिटीज़ को लिंक करता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कहलाता है। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर एंड पोरबंदर आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और तो और इसी प्रोजेक्ट में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज में ही, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि लिंक करता है श्रीनगर को और कन्याकुमारी को, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है सिलचर को और पोरबंदर को, वो भी पार्ट है इसी प्रोजेक्ट का। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक करते हैं श्रीनगर और कन्याकुमारी, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लिंक करते हैं सिलचर आसाम और पोरबंदर गुजरात। ठीक है, सो ये इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। कौन सा प्रोजेक्ट है ये, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है रोड्स का, सुपर हाईवेज। सुपर हाईवेज क्यों बनाए गए हैं? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। सो क्यों ये सुपर हाईवेज बनाए गए हैं? ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो, बड़ी बड़ी मेगा सिटीज़, मतलब ये सुपर हाईवेज बड़ी बड़ी सिटीज़ को लिंक करते हैं। दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसने ये इम्प्लीमेंट किया, किसने ये प्रोजेक्ट लागू कराया है? सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सो फिर से फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। क्वाड्रिलेटरल क्यों? क्वाड्रिलेटरल मतलब चार सिटीज़ को लिंक करता है। सुपर हाईवे क्यों बोला गया है? 6 लेन्स हैं। ठीक है, कौन सी 4 सिटीज़ को लिंक कर रहा है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और फिर दिल्ली, मतलब ये इस तरह से लिंक्ड है 6 लेन हाईवे से। और तो और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि श्रीनगर और कन्याकुमारी को लिंक करता है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि सिलचर आसाम और पोरबंदर गुजरात को लिंक करता है, ये भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। सो क्यों ये सुपर हाईवेज बनाए गए? ये इसलिए बनाए गए ताकि टाइम कम यूज़ हो अगर हम मेगा सिटीज़ में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और ये हाईवे का प्रोजेक्ट किसने इम्प्लीमेंट किया था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, NHAI ने इसे इम्प्लीमेंट किया था। अभी नेशनल हाईवेज क्या है? नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो नेशनल हाईवे हैं इसे लिंक करते हैं एक्सट्रीम पार्ट। एक्सट्रीम पार्ट का मतलब क्या होता है? तो एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री का मतलब होता है, एक्सट्रीम मतलब एकदम अंदरूनी पार्ट्स। ठीक है, सो नेशनल हाईवेज लिंक करते हैं एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो हैं प्राइमरी रोड सिस्टम्स हैं, मतलब एक जो बेसिक रोड सिस्टम है वैसे होते हैं। एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय CPWD। मतलब ये कौन बनाता है इन प्राइमरी रोड सिस्टम्स को? CPWD बनाता है। ठीक है, दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम एंड लेड एंड मेंटेन्ड बाय CPWD। नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सो मेजर नेशनल हाईवेज होते हैं, जो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज होते हैं, वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में दौड़ते हैं। सो ये नाम याद रखना, CPWD। ठीक है, सो ये नेशनल हाईवे CPWD मेंटेन करता है। नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन्स इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। द हिस्टोरिकल मतलब बहुत ही फेमस है, शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। दिल्ली और अमृतसर के बीच में क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 1। ये बहुत ही फेमस है, शेरशाह सूरी मार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 1 है दिल्ली और अमृतसर के बीच में। दिल्ली और अमृतसर के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 1 है। ठीक है, सो एक डू यू नो में है इंफॉर्मेशन। ये देखो अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे है। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है, सीधा लिंक करती है अहमदाबाद और बड़ोदरा को। इसके बाद जो नेशनल हाईवे 7 है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। नेशनल हाईवे 7 इज़ द लॉन्गेस्ट एंड ट्रैवर्सेस टू 369 किलोमीटर बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी वाया जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, मदुराई।
ठीक है। नेशनल हाईवे 7 किस किस को कनेक्ट करता है? सबसे लंबा है, सबसे लंबा हाईवे है, लॉन्गेस्ट। और कहाँ से कितना ट्रैवल करता है ये पूरा हाईवे? 2369 किलोमीटर ट्रैवल करता है, मतलब कवर करता है। वाराणसी और कन्याकुमारी को लिंक करता है ये नेशनल हाईवे 7। किसको लिंक करता है? वाराणसी और कन्याकुमारी को। नेशनल हाईवे नंबर 1 किसको लिंक करता है? दिल्ली और अमृतसर को। दिल्ली अमृतसर को लिंक करता है नेशनल हाईवे नंबर 1। और नेशनल हाईवे नंबर 7 किसको लिंक करता है? वो लिंक करता है वाराणसी और कन्याकुमारी। ठीक है, ये देखो नेशनल हाईवे 7 थोड़ा साउथ में आ गया, और ये जो है नेशनल हाईवे 1 है थोड़ा नॉर्थ की तरफ है, ये देखो। फिर किस किस को लिंक करता है? वाराणसी और कन्याकुमारी वाया जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर और मदुरई। दिल्ली और मुंबई हैं वो नेशनल हाईवे 8 से जुड़े हुए हैं। दिल्ली और मुंबई किससे जुड़े हुए हैं? नेशनल हाईवे 8 से जुड़े हुए हैं। जबकि नेशनल हाईवे 15 कवर्स मोस्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, दिल्ली और मुंबई हैं आर कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवे 8। दिल्ली और मुंबई किससे जुड़े हुए हैं? नेशनल हाईवे 8 से जुड़े हुए हैं। जबकि नेशनल हाईवे 15 कवर्स मोस्ट ऑफ राजस्थान। दिल्ली मुंबई किससे कनेक्टेड है? नेशनल हाईवे 8 से। जबकि नेशनल हाईवे 15 पूरा राजस्थान कवर करता है। इसके बाद स्टेट हाईवे, जो थर्ड टाइप है रोड्स का, वो है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है? वो रोड्स जो लिंक करते हैं स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। तो स्टेट हाईवेज क्या होता है? वो रोड्स जो लिंक करते हैं एक स्टेट का कैपिटल, किसी भी स्टेट का कैपिटल, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ उसे लिंक करते हैं, उसे कहते हैं स्टेट हाईवेज। These roads are constructed and maintained by State Public Works Department (PWD) in state and union territories. So ये जो स्टेट हाईवेज है इसे कौन करता है कवर? PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कौन कवर करता है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स 4th टाइप ऑफ रोड्स हैं। दीज रोड्स कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट में अंदर ही अंदर कवर करता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद। ये रोड्स को कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद। इसके बाद अदर रोड्स, बाकी कौन से रोड्स होते हैं? रूरल रोड्स, जो गांव में रोड्स होते हैं। सो वो रूरल एरियाज़ को, विलेजेस को क्लासीफाई उनको लिंक करते हैं। ठीक है, गाँव को लिंक करते हैं। तो इन रोड्स को स्पेशल धनराशि मिलती है। कहाँ से मिलती है? अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये रोड इनके अंतर्गत बनाए जाते हैं। इस स्कीम में ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, इस स्कीम में हर विलेज के, कंट्री के हर विलेज को एक मेजर टाउन से जोड़ा जाता है, ताकि भाई मतलब गांव जो है शहर से जुड़ सकें। ठीक है, इस स्कीम में क्या होता है? हर गांव को एक बड़े शहर से जोड़ा जाता है ताकि वो रोड चल सके। मतलब लास्ट क्लासिफिकेशन है बॉर्डर रोड्स का, 6th नंबर। border roads organization, a government of India undertake construction and maintaining roads in the bordering areas of the country. ठीक है, जो border roads organization होते हैं, border roads organization, a government of India undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. This organization was established in 1960 for the development of roads of strategic importance in the northern and northeastern border areas. So border roads क्या हैं? border roads organization है, कंस्ट्रक्ट करती है, मेंटेन करती है रोड को. ठीक है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हिली एरियाज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, सो वहाँ पे ऐसे रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. ठीक है, सो ये रोड्स का क्लासिफिकेशन 6 में हुआ.
6 में हुआ। किसके बेसिस पे हुआ 6 में क्लासिफिकेशन? सो कैपेसिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ। और जो रोड्स हैं वो roads can be classified on the basis of type of material used for the construction such as metal and unmetalled roads। ठीक है, जो रोड्स हैं, अब वहाँ आपने क्या देखा, रोड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखा 6 में। रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटीरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। रोड्स क्लासीफाई होते हैं मटीरियल, टाइप्स ऑफ मटीरियल के हिसाब से। ठीक है, उनमें जो मटीरियल लगता है उसके हिसाब से क्लासीफाई होते हैं, सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। ठीक है, सो रोड्स क्लासीफाई होते हैं टाइप ऑफ मटीरियल के हिसाब से, मेटल और अनमेटल रोड्स में। सो जो मेटल रोड्स होते हैं सीमेंट के होते हैं, कंक्रीट के बने होते हैं या कोल के भी बने हुए होते हैं। सो देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। वेदर मतलब दीज आर ऑल वेदर रोड्स, मतलब हर वेदर में ये टिके रहते हैं। जबकि कच्चे रोड जो कि अनमेटल रोड होते हैं वो रेनी सीजन में हैरान करते हैं, मतलब रेनी सीजन में उनका पूरा चौकटा ही खराब हो जाता है। ठीक है, सो मटेरियल के हिसाब से रोड्स 2 में डिवाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी का मतलब क्या होता है? द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। डेंसिटी ऑफ रोड्स का मतलब क्या होता है कि रोड की लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर में जो लेंथ होती है रोड की उसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ रोड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स है, जो रोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है कंट्री में। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर टू 517.77 किलोमीटर इन केरला। अगर आप देखो तो जम्मू कश्मीर में कितने किलोमीटर है? रोड डेंसिटी क्या है? रोड डेंसिटी है 12.14। ये जम्मू कश्मीर की रोड डेंसिटी है। जबकि 517.77 किलोमीटर केरला की डेंसिटी है, रोड डेंसिटी। ठीक है, विद द नेशनल एवरेज ऑफ 142.68 किलोमीटर। जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। क्यों? जो ट्रैफिक है और जो पैसेंजर्स हैं तो ऐसा लगता है कि रोड कम पड़ रहे हैं, और आधे से ज़्यादा रोड्स तो अनमेटल्ड हैं, मतलब रेनी सीजन में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो भी कम हैं, और जो रोडवेज़ हैं वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे भीड़ है। और जो बहुत सारी ब्रिजेस वगैरह बनी हुई हैं रोड्स पे, ऐसे रोड्स बनाए गए हैं ब्रिज वगैरह, वो बहुत ही पुरानी हैं और बहुत ही सांकड़ी नैरो है। पर आज के जो रिसेंट ईयर्स हैं डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रोड के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज, कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर रोड नेटवर्क इज़ इनएडिक्वेट। रोड नेटवर्क इनएडिक्वेट है, मतलब जो रोड का नेटवर्क है वो कम है। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड। आधे से ज़्यादा, अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स, आधे रोड्स अनमेटल्ड हैं। अनमेटल्ड का मतलब कच्चे हैं। ये दूसरा, पहला है कि ट्रैफिक की समस्या हो रही है, दूसरा है कच्चे रोड हैं, एंड दिस लिमिट्स देयर यूसेज ड्यूरिंग रेनी सीजन। नेक्स्ट, नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट, मतलब जो नेशनल हाईवेज हैं वो कम हैं। मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज़ एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। जो रोडवेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हैं सिटीज़ में, मतलब बहुत भीड़ भाड़ रहती है, और ब्रिजेस भी पुरानी और नैरो हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या पॉइंट्स हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड्स हैं।
ठीक है। ये अगर कोई पूछे डिसएडवांटेज क्या है तो ये सारी पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि भाई अनमेटल रोड्स ज़्यादा हैं, ट्रैफिक और पैसेंजर ज़्यादा हैं, ठीक है, जो नेशनल हाईवे हैं वो भी कम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है रेलवेज। सो रेलवेज क्या है? रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, ठीक है। सो रेलवेज क्या है? रेलवेज हैं प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मुख्य, कहते हैं ना, मेन ट्रांसपोर्टेशन है फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। फ्राइट का मतलब माल, ठीक है, फ्राइट का मतलब नहीं कहते ना माल गाड़ी। सो पैसेंजर्स के लिए, हम लोग के लिए, और फ्राइट के लिए जो रेलवेज हैं वो मुख्य हैं ट्रांसपोर्टेशन। Railways also make it possible to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage along with transportation of goods over longer distances. So जो railways हैं और भी activities करते हैं जैसे कि business की, sightseeing, pilgrimage along with transportation of goods over longer distances. Apart from an important means of transport, Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years. मतलब एक भले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है पर दूसरा एक नौकरी में भी, मतलब 150 सालों से एक बहुत ही इंटीग्रेटिंग फोर्स बनी हुई है रेलवे। रेलवे इन इंडिया बाइंड्स द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। सो रेलवे से इकोनॉमिक तरक्की हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। जो इंडियन रेलवे है उसका नेटवर्क है 7,133 stations spread over a route of 64,460 km with a fleet of 9,213 locomotives, 53,220 passenger service vehicles, 6,493 other coach vehicles and 2,29,381 wagons as on March 2011। अगर आपकी जो NCERT की टेक्स्ट बुक है लेटेस्ट है शायद उसमें ये जो फिगर्स हैं वो डिफरेंट होंगी, तो अगर लेटेस्ट है तो वही फिगर सही है, ठीक है। चेंज हुई है तो आप वो नई NCERT की ही फिगर्स मानना, अगर चेंज हुई मतलब अगर आपकी न्यू है, लेटेस्ट है तो, ठीक है। सो जो रेलवे है प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवे में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बिजनेस, रेलवे ऑब्वियसली बिजनेस है एक बहुत बड़ा, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज और गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो रेलवे एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटिंग फोर्स रहा है हमारे लिए 150 सालों से। रेलवे हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है बाइंड्स द इकोनॉमिक लाइफ एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। सो हमारे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट क्या कराता है? रेलवे बढ़ाता है। Indian Railway have a network of 7,133 stations spread over a route length of 64,460 km. So जो रेलवेज हैं उनका नेटवर्क क्या है? 7,133 स्टेशंस हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं? 64,460 किलोमीटर विद द फ्लीट ऑफ 9,213 लोकोमोटिव्स, 53,220 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स, 6,493 अदर कोच व्हीकल्स, 2,29,381 वैगन्स, ठीक है। सो ये सारा ये रेलवे का इन्होंने एक आंकड़े दिए हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके NCERT लेटेस्ट है तो उसी के ही आंकड़े मानना, ठीक है। सो एक और चीज़ है इंडियन रेलवेज के लिए, जो इंडियन रेलवेज हैं लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर हैं, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है। जो पहली ट्रेन थी कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में। कितना डिस्टेंस कवर किया था? 34 किलोमीटर। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, मतलब स्टीम से चलने वाली ट्रेन थी। सो स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने चली थी। कितना डिस्टेंस कवर किया था? 34 किलोमीटर। इंडियन रेलवेज हैं, इंडियन रेलवेज अब रीऑर्गेनाइज किए गए हैं 16 जोन्स में। इंडियन रेलवेज को अब 16 जोन्स में रीऑर्गेनाइज किया गया। कितने जोन्स? 16 जोन्स, ठीक है। अब जोन में बात होती है रेलवे के बारे में।
जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल डिपेंड किस पे करता है, हमारी फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पे। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, हमारी कंट्री के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जहाँ पे वास्ट लेवल लैंड है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जो प्लेन एरिया है, हमारी कंट्री का जो प्लेन एरिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है। सो however the large number of rivers requiring construction across their wide beds pose some obstacles। सो ऐसी जगह पे जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, सो वहाँ पे रेलवेज डेवलप हो सकते हैं। पर ऐसी जगहों पे फिर रिवर्स वगैरह भी ज़्यादा होती हैं, सो ब्रिज बनने में थोड़ी condition for their growth। However, a large number of rivers requiring construction across their wetbed pose some obstacles। मतलब ऐसी जगह पे रेलवे अच्छा बन सकता है, पर क्योंकि ये एक रहने वाला रिहायशी इलाका होता है, तो यहाँ पे जो प्लेन एरिया है तो रिवर्स वगैरह भी रहती हैं अच्छे से। सो इन रिवर्स वगैरह की वजह से फिर ब्रिजेस बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में रेलवे बनाने में, पर यहाँ ज़्यादा आपको रेलवे ट्रैक्स, रेलवे लाइन्स मिलेंगी। In hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are led through low hills, gaps और tunnels। जो hilly terrains हैं peninsular region के, मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं peninsular region के, जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो कैसे लगाए गए हैं? नीची पहाड़ियों पे, गैप्स में, टनल्स पे। The Himalayan mountainous region too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population and lack of economic opportunities। जो हिली टेरेंस है पेनिनसुलर रीजन के, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो कहाँ बनाए गए हैं? नीची पहाड़ियों पे, गैप्स में, टनल्स में, गुफाओं में। जो हिमालयन माउंटेन रीजन है वो भी बहुत ही अनफेवरेबल है, मतलब वहाँ पे भी जो रेलवे लाइंस हैं वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पॉपुलेशन भी कम है और कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, ठीक है। सो पैसों की भी तंगी की वजह से सो ये हिमालय वगैरह के साइड रेलवे खोलना मुश्किल है। Likewise, it was difficult to rail railway lines on the sandy plain of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested tracts of MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। इवन रेलवे लाइन और कहाँ लगाना मुश्किल है? अगर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान वाला इलाका हो जैसे कि राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, कीचड़ वाला इलाका हो जैसे गुजरात में, फॉरेस्टेड ट्रैक्स हों, भाई फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट वाला इलाका हो जैसे MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में। सो ऐसे इलाकों में भी रेलवे लगाना मुश्किल है, रेलवे लाइंस। द contiguous stretch of Sayatri could be crossed only through gaps or passes। In recent times, the development of Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passengers। सो सह्याद्री क्या है? सह्याद्री एक्चुअली माउंटेन्स हैं, इन्हें वेस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है। सो कंटीजियस मतलब एकदम कहते हैं ना चिपके हुए, ठीक है। सो ये जो एकदम ये जो स्ट्रेच है एकदम, ये माउंटेन्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। सो ये उनके गैप्स या पास से ही हो सकता है, मतलब आप यहाँ रेलवे लाइन नहीं बना सकते हो। आज के ज़माने में जो डेवलपमेंट हुआ है कोंकण रेलवे का वेस्टर्न कोस्ट से, has facilitated the movement and goods at in this most important economic region of India। सो यहाँ पे अब क्या डेवलप हुआ है इस एरिया में, सह्याद्री साइड में? द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे। कहाँ डेवलप हुआ है? वेस्ट कोस्ट में। वेस्ट कोस्ट में जो कोंकण रेलवे डेवलप हुआ है, सो पैसेंजर्स वहाँ से अब मूव कर पाते हैं। It has also faced a number of problems such as sinking of tracks in some stretches and landslides। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस हुई हैं, जैसे कि ट्रैक चला जाता है या लैंडस्लाइड्स होती हैं, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम इन एरियाज में फेस करनी पड़ती हैं।
इसकी प्लस पॉइंट्स क्या हैं? आज जो रेलवे है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी नेशनल इकोनॉमी में। बाकी अगर तो आप सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट साथ रखो और रेलवे को साथ रखो, सो जो रेलवेज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं हमारी इकोनॉमी में। पर जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो उसको एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सो ये डिसएडवांटेज हैं। मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स, काफ़ी पैसेंजर पैसे ही नहीं भरते हैं। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली, चोरी होती है, रेलवे प्रॉपर्टी डैमेज होती है, वो अभी तक बंद नहीं हुआ। पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरीली एंड दिस कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे। अचानक से लोग चेन खींच के रेल रुकवा देते हैं और ये जब चेन रोक के रुकवाते हैं ट्रेन, सो इससे रेलवे को बहुत डैमेज होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये कारण है जो डिसएडवांटेजेस कहे जा सकते हैं रेलवे सिस्टम के। सो इस तरह से वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर हेयर ओनली। सो आज हमने चैप्टर नया चालू किया, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जो जो पॉइंट्स हमने टिक किए वो आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। सो हमने शुरुआत की कि भाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए क्यों? सो ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा कि भाई हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है अगर हम चाहते हैं ट्रेडिंग अच्छे से हो। रोडवेज हैं ट्रांसपोर्ट में, जो रोडवेज हैं, ठीक है। सो ये रोडवेज के इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये इसके एडवांटेजेस थे, ठीक है। फिर हमने देखा 6 टाइप्स हैं रोड्स के अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ठीक है। फिर ये सारे इसके टाइप्स थे, बॉर्डर रोड्स भी था, ठीक है। फिर रोड्स क्लासीफाई होते हैं उसके मटेरियल के हिसाब से, मेटल और अनमेटल में। इसके बाद हमने रोड डेंसिटी पढ़ा। फिर हमने रेलवेज पे नया टॉपिक है, हमने वो डिस्कस किया, रेलवे सेकंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर हमने पढ़ा कि भाई क्यों कई जगहों पे बहुत अच्छे रेलवेज हैं, कहीं क्यों नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जो ये सह्याद्री का जो वेस्टर्न पार्ट है, कोंकण रेलवे वहाँ डेवलप हुआ है वेस्टर्न कोस्ट में। फिर लास्ट में हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी रेलवे की, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर। जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।